Friends, Namaskar. Hello to everybody. This is Devki Nandan Sharma. Welcome to Food Safety Simplified. Here every concept becomes clear. दोस्तों, हम यहाँ बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी की, क्वालिटी की और उन सभी स्टैंडर्ड्स की ISO, FSSC, हैसैप, CCP, OPRP, उन सभी स्टैंडर्ड्स की जो हमारे भोजन को ना बल्कि सुरक्षित बनाते हैं बल्कि वर्ल्ड क्लास और स्वच्छ बनाते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ खाते हैं और जो खाना हम खा रहे हैं क्या वाकई वो सेफ है? ये कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड करता है? क्या प्रोसेस हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस टीम क्या काम करती है, क्वालिटी कंट्रोल टीम क्या करती है, प्रोडक्शन का क्या काम है और फूड सप्लाई चेन किसे कहते हैं? दोस्तों, हम यहाँ हर एक कॉन्सेप्ट को एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, हर एक स्टैंडर्ड को एक सफ़र की तरह पढ़ेंगे, हर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि दोस्त जो हम किताबों में पढ़ते हैं और जो एक रियल लाइफ में एक एनवायरनमेंट में जो हम देखते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। दोस्तों, मैं एक फूड इंडस्ट्री में काम करता हूँ, एक डेयरी इंडस्ट्री में काम करता हूँ और क्वालिटी से लेकर प्रोडक्शन फ्लोर से लेकर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हर एक स्टेप को, हर एक चैलेंजेस को मैंने बहुत ही बारीकी से जिया है। दोस्तों, उस अनुभव को इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूं और ये हर एक उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो किसी इंडस्ट्री में काम करता है, चाहे वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे QC में हो और फूड सप्लाई चेन का हिस्सा है, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो वेंडर है, वो कोई भी इंसान वो किसी ना किसी तरीके से हमारी फूड सप्लाई चेन का हिस्सा है। दोस्तों, या वो कोई फूड प्रोफेशनल है या स्टूडेंट है जो ISO, FSSC और एक फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहता है। दोस्तों, या वो ऑडिटर है या ऑडिटर बनना चाहता है, उसे रियल टाइम प्रैक्टिकल गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों जो बुक किताबों में लिखा रहता है और जो रियल टाइम में जो ऑडिटर होता है उसके पास क्या क्या टेक्निक्स होना चाहिए। दोस्तों, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, आप किस स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं? दोस्तों, मैं आपसे बोलूं कि आपने ISO स्टैंडर्ड का यूज किया है, लेकिन दोस्तों ISO स्टैंडर्ड सिर्फ FSMS फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमें कुछ PRP की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, PRP प्री रिक्विजिट प्रोग्राम होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब भी हम कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि क्लीनिंग हुई है या नहीं हुई है, हमें बेसिक लाइट है या नहीं है, टेम्परेचर है या नहीं है, कुछ रिसोर्सेज हमारे पास हैं या नहीं है, मशीनरी हमारे पास है नहीं है, स्टाफ हमारे पास स्किल्ड है या नहीं है, किसी की ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है। तो जब PRP कुछ बेसिक एक्टिविटी, बेसिक प्रोग्राम्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक बात को बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, जैसे कि मेरा इस चैनल का मकसद है, हियर एवरी कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर। दोस्तों, इस चैनल का मिशन और विज़न बहुत ही क्लियर है, जटिल से जटिल स्टैंडर्डों को बहुत ही आसान भाषा में समझाना। और विज़न दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ ज्ञान देना ही मकसद नहीं है, एक सोच को बदलना है, क्योंकि दोस्तों किताबों में वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। एक कल्चर आपको किसी भी एनवायरनमेंट में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम नहीं करते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आपको किसी कल्चर को चेंज करना है, तो जो किताबों में लिखा होता है वो आपको किसी कंपनी में पोस्टर में लिखा मिलेगा। दोस्तों, जो किताबों में लिखा होता है
वो आपको किसी की भाषण के द्वारा, किसी की स्पीच के द्वारा आपको सुनाई दे जाएगा। लेकिन दोस्त एक तीसरी चीज़ होती है जो आप समझेंगे तब जब आप कंपनी के अंदर जाएंगे, जब आप आसपास के एनवायरनमेंट को देखेंगे तब आप समझेंगे कि दोस्त हमें तो कुछ और पढ़ाया गया था, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तो दोस्तों वो क्या गैप है, वो क्या गैप एनालिसिस हम यहाँ पे करके बताएंगे कि एक कॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है, सपोज कीजिए आपको कॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है कि पाश्चराइजेशन 72 डिग्री पर 15 सेकंड के लिए किया जाता है। पाश्चराइजेशन क्यों किया जाता है? किसी भी दूध को हम गर्म करेंगे एक निश्चित टाइम ऑफ टेम्परेचर पे तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे दोस्त, वो किल हो जाएंगे। हमें सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि हमारा स्टैंडर्ड बोलता है कि 72 डिग्री टेम्परेचर पर 15 सेकंड टाइम के लिए अगर हम किसी दूध को, किसी मिल्क को हीट करते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे। पर दोस्त जब हम कंपनी में पहुंचते हैं वहाँ पर पैस्चराइजेशन की जो डेफिनेशन होती है, जो उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मिल्क हम रिसीव करते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 4 डिग्री। उसका टेम्परेचर दोस्त कितना होता है? उसका टेम्परेचर होता है 4 डिग्री। फिर हम उसको 45 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको 60 डिग्री टेम्परेचर पर लेके आते हैं। फिर उसके बाद दोस्त हम 20 सेकंड के लिए होल्डिंग करते हैं, 20 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। और उसके बाद दोस्त हम 76 से 90 डिग्री टेम्परेचर के बीच, दोस्त हमने क्लास में पढ़ा था कि एक 72 डिग्री टेम्परेचर 15 सेकंड के लिए हमें पैस्चराइजेशन करना चाहिए, हमारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। पर दोस्त यहाँ पर टेम्परेचर डिसाइड कैसे करते हैं? मैं यहाँ पे 3 टेम्परेचर आपके सामने लेता हूँ। 3 टेम्परेचर में लेता हूँ 72, 76 और 80 डिग्री टेम्परेचर। अब मैं देखूंगा कि मेरा स्पीसी, दोस्त स्पीसी का मतलब होता है टोटल प्लेट काउंट, मतलब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कितने बैक्टीरिया हैं। दोस्त मैं स्टार्टिंग में माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी रहा हूँ, तो मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो यहाँ पे स्पीसी जो होता है टोटल प्लेट काउंट होता है हमारे वातावरण में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एक ग्रुप होता है, एक स्पीसी हम जिसे बोलते हैं, स्पीसी टोटल, जिसका पर्टिकुलर हमने कोई क्लास, कोई ऑर्डर को नहीं समझाते हैं, किसी स्पेसिफिक उनके जीनस को नहीं बता रहे हैं, यहाँ हम टोटल काउंट करते हैं और टोटल काउंट को हम बोलते हैं स्पीसी, टोटल प्लेट काउंट। तो दोस्तों हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा स्पीसी 72 डिग्री पर हमारा स्पीसी का काउंट कितना आ रहा है। उसके बाद दोस्त हम कॉलीफॉर्म चेक करते हैं। कॉलीफॉर्म और टोटल कॉलीफॉर्म और इकोलाई का आपने नाम सुना होगा। तो सबसे स्टडीज बैक्टीरिया है इकोलाई, एस्चेरिचिया इकोलाई। तो टोटल कॉलीफॉर्म हम पता करते हैं कि हमारा जो मिल्क है वो कितना हाइजीनिक है। एक हाइजीनिक इंडिकेटर बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे आसपास के एयर से हमारे कंटामिनेटेड हो सकता है, एयर से हो सकता है, किसी फूड से हो सकता है, उसे हम बोलेंगे कॉलीफॉर्म। और ये जो कॉलीफॉर्म होता है इसको हम बोलेंगे टोटल कॉलीफॉर्म। दोस्त टोटल कॉलीफॉर्म बोलेंगे क्योंकि टोटल कॉलीफॉर्म के 2 पार्ट होते हैं, एक टोटल कॉलीफॉर्म और एक होता है फीकल कॉलीफॉर्म। दोस्त जो
जो गंदे पानी से जो बैक्टीरिया आता है, जिसका एग्जाम्पल है इकोलाई। तो जो एयर से आ रहा है, जो फूड से आ रहा है, जो वातावरण में हर जगह से आ रहा है, वो बैक्टीरिया होगा टोटल कॉलीफॉर्म। तो दोस्त, सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिसाइड करना है, तो हम स्पीसी को चेक करेंगे, फिर हम कॉलीफॉर्म को चेक करेंगे, फिर हम पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया हैं, साल्मोनेला है, लिस्टेरिया है, और भी बहुत सारे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, जो हमारा FSSAI का जो स्टैंडर्ड है, जो भी हमारा ISO का स्टैंडर्ड है, तो उनके अकॉर्डिंग दोस्त, इसीलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड को, उनके नियमों को, उनकी शर्तों को, उनके सिस्टम्स को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट क्या कह रहे हैं। अगर वो सिस्टम्स हम अपनी कंपनी में लागू करते हैं, वो जो कल्चर है वो हम अपनी कंपनी में लागू करते हैं, तो हमें सुरक्षित करते हैं कि हमारा जो भोजन बन रहा है वो सेफ बन रहा है। तो दोस्त, एक पाश्चराइजेशन का मैं टेम्परेचर सेट करना बता रहा हूँ कि हम पहले स्पीसी को चेक करेंगे, कॉलीफॉर्म को चेक करेंगे कि 72 डिग्री पर स्पीसी काउंट कितना आ रहा है, कॉलीफॉर्म काउंट कितना आ रहा है, फिर उसी काउंट को हम 76 पर चेक करेंगे, फिर उसी काउंट को हम 80 पर चेक करेंगे। और दोस्त, जिस टेम्परेचर पर हमारा स्पीसी, कॉलीफॉर्म और पैथोजेनिक बैक्टीरिया काउंट बिल्कुल नहीं होगा, स्पीसी थोड़ा कम होगा, कॉलीफॉर्म नील होगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया अब्सेंट होगा, वो टेम्परेचर हम डिसाइड करेंगे, वो टाइम हम डिसाइड करेंगे कि हमें 15 सेकंड लेना है कि हमें 20 सेकंड लेना है। तो दोस्त, जो हम कंपनी में पढ़ के, कॉलेज में पढ़ के आते हैं, जो कंपनी में देखते हैं, उसके बीच में क्या गैप एनालिसिस होता है, तो दोस्त वो हर एक गैप एनालिसिस को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्त जो थ्योरी होती हैं, जो किताबें होती हैं, उनमें वो प्रैक्टिकल एग्जाम को हम रियल लाइफ में नहीं देख सकते। तो दोस्त, यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक स्टैंडर्ड को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा, क्योंकि दोस्त जो बात समझ में आ जाए असल में वही काम आती है। तो दोस्तों, हम इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा हमारे जो सफ़र का जो डेस्टिनेशन होगा। दोस्तों, हमारे जो सफ़र का जो डेस्टिनेशन होगा, FSSC वर्जन 6। दोस्तों, FSSC फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन वर्जन 6, ये अभी हमारा रियल और एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लस PRP और प्लस कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से मिलके बना है। इसको हम बोलेंगे स्कीम, एक प्रोग्राम जिसमें हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट भी हैं, हमारे कुछ नियम भी हैं, हमारे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि टेसअप है, बेसअप है। तो ये हमारा जो है वो डेस्टिनेशन है, ये हमारा आज है और ये हमारा कल है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है दोस्त? एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन फूड सेफ्टी की शुरुआत कहाँ से होती है वो कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो फूड सेफ्टी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फूड सेफ्टी के वर्ड कहाँ से आया था दोस्त, हर उस एक एक कॉन्सेप्ट को देखो दोस्त। मुझे पता है कि आप एक फूड प्रोफेशनल हैं और आपको सब कुछ पता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं पता है। जबकि दोस्त यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी हैं, कुछ फूड प्रोफेशनल भी हैं, कुछ फूड हैंडलर भी हैं, कुछ वर्कर्स हैं। जब कोई वर्कर्स किसी कंपनी में जाता है तो उसे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि क्लीनिंग पे कहाँ ध्यान देना चाहिए, कि कोई हमारा मैनेजर है हमें डांट ना दे तो क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं हाइजीन के। दोस्त, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्लीनिंग और हाइजीन में क्या डिफरेंस है। दोस्त, क्लीनिंग और हाइजीन में क्या डिफरेंस है दोस्त? क्लीनिंग जो होता है वो उसका मतलब होता है सिर्फ साफ
सफाई। साफ सफाई मतलब कि क्लीनिंग का मतलब होता है कि हमारे आसपास हमें साफ स्वच्छ रखना है, अपनी कंपनी को भी साफ स्वच्छ रखना है, हमें खुद को भी साफ और स्वच्छ रखना है। पर दोस्त, हाइजीन का मतलब होता है दोस्त, हाइजीन का मतलब होता है क्लीनिंग प्लस टाइम। क्लीनिंग प्लस टाइम, जो साफ सफाई हम डेली करते हैं, एक समय के साथ करते हैं कि हमने आज किया है, हमें कल भी करना है, तो एक चेकलिस्ट बनाई जाती है दोस्त कंपनी में। उस चेकलिस्ट को हमें डेली चेक करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि हमारा हाइजीन मेंटेन हो रहा है। तो दोस्तों, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और इस सफ़र की शुरुआत करेंगे हम तब से जब फूड सेफ्टी जैसा कोई वर्ड ही नहीं था। दोस्त, फूड सेफ्टी कॉन्सेप्ट कैसे आया? आखिर हमें फूड सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी? भोजन की चिंता हमें क्यों महसूस हुई? क्योंकि दोस्तों, ये बहुत धीमे धीमे हुआ, बहुत धीरे धीरे हुआ, क्योंकि उस समय खाना सीधा खेतों से आता था। तब ना ही कोई फैक्ट्री थी, ना ही खाना पैक्ड होता था, ना ही कोई लेबल होता था, ना ही कोई FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, ना ही कोई BIS मार्क था, ना ही कोई ISO सिस्टम्स काम करता था। तब अगर था तो सिर्फ मात्र एक भरोसा, क्योंकि दोस्त उसका एक रीज़न था, क्योंकि सारी जो चीज़ें थीं वो हमारे आस-पास ही थी। हम एक छोटे-छोटे गाँव में रहते थे, और हमारे छोटे-छोटे सबके खेत हुआ करते थे, और तो हमें पता होता था कि किस किसान ने, किस हमारे भाई ने कौन-सी सब्ज़ी उगाई है, किस तरीके से उगाई है दोस्त, और किस दूध वाले ने हमें दूध दिया है। तो सब कुछ हमारे आस-पास ही था और हमें भरोसा था। पर दोस्त, धीरे-धीरे गाँव शहर में बदल गए। धीरे-धीरे कंपनियों का विकास हुआ, तो जो फूड अब जो हमारे पास में हमें मिल रहा था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगा। दोस्त, जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगा, जब हमारे सामने हमारे खेतों में जो फसल उगाई जा रही थी, वो फसल अब एक फैक्ट्री, एक कंपनी में उगाई जाती है। तो दोस्त, एक घर से और एक कंपनी के अंदर का क्या एनवायरनमेंट है, हमें उसका पता नहीं चल पाया। फिर दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर बंद डब्बों में खाना जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगा। जब किसी बंद डिब्बे में खाना एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगा, तो दोस्त वो कंटामिनेटेड होने लगा। वो पैकेट बंद है, वो किस तरीके से बनाया है, उसको सही से उसमें हाइजीन मेंटेन किया है नहीं किया है, उसको बनने से पहले सही से इंस्पेक्शन किया है कि नहीं किया, तो वो खाना जो है धीमे धीमे खराब होने लगा। अब दोस्तों, खाना हमारे सामने भी नहीं बन रहा है, खाना हमें बंद डब्बों में मिल रहा है, और फिर हमें कुछ फूड पॉइजनिंग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्त, ऐसा ही एक केस आया 1873 में एक केस आया, बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म क्या था? एक फूड पॉइजनिंग थी, जो कि सॉसेस, दोस्तों सॉसेस एक तरीके का सुअर, गाय और मांस, ये मीट से बना हुआ होता है, और इसमें एक ऊपर से एक आवरण दिया जाता है, जिसे हम कैसिंग बोलते हैं। तो कैसिंग मोस्टली पहले जो जानवर थे उनकी आंतों से बना हुआ कुछ आवरण था, कुछ जिसे हम कैसिंग बोलते थे। तो कैसिंग को इस सॉसेस में
सॉसेस को इस केसिंग में लगा के सर्व किया जाता था। तो दोस्तों उससे वहाँ से एक फूड पॉइजनिंग स्टार्ट हुई। फूड पॉइजनिंग के केस आए, फिर धीरे-धीरे उस पे रिसर्च हुआ, तो उस बैक्टीरिया का पता किया। तो दोस्तों ये था कि एक ओवरव्यू इस चैनल का कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक स्टैंडर्ड को बहुत ही आसान भाषा में यहाँ बताने वाला हूँ और वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ से मैं समझता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है। आप एक इंडस्ट्री में एक फूड प्रोफेशनल हैं, एक फूड हैंडलर से एक मैनेजर हैं। आप किस तरीके से अपनी टीम को मैनेज करते हैं, क्या आप टीक्यूएम आपने अप्लाई किया है, नहीं किया है। तो हर एक कॉन्सेप्ट एक हाइजीन के एक बेसिक रूल से एक टीक्यूएम के एक स्टैंडर्ड तक मैं इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो दोस्त आइए, चलिए जुड़िए मेरे सफ़र के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। एक मज़ेदार और सीख भरी दुनिया में आने के लिए वेलकम टू फूड सिंपली सिंप्लीफाइड। मैं देवकीनंदन शर्मा। थैंक यू।